न जाने श्याम को क्या हो गया था। इतनी बड़ी कोठी, कार, नौकर चाकर, पैसा देखते ही चौंधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके दामन में इतनी दौलत आएगी कि जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर बुद्धि के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है पापा, दौलत पर पहरा देने वाले पहरेदार की नहीं। किरण ने साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। श्याम जी दिल्ली से लौट कर आए तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हमेशा दरवाजे पर स्वागत करने वाली किरण आज कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैसेज तो उन्होंने दिल्ली से चलने से पहले ही उसके मोबाइल पर भेज दिया था। क्या उसने पढ़ा नहीं? लेकिन वे तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, चलने से पहले मैसेज कर देते हैं। और उनकी लाडली बेटी किरण दरवाजे पर मिलती है। उसका हंसता चेहरा देखते ही वे अपनी सारी थकान, सारा अकेलापन पल भर में भूल जाते हैं। श्याम जी का मन उदास हो गया। कहाँ गई होगी किरण? मोबाइल भी घर पर छोड़ गई। किससे पूछे वे? और उन्होंने एक एक करके सारे नौकरों को बुला लिया, पर किसी को पता नहीं था कि किरण कहाँ है। सबका एक ही जवाब था, सुबह घर पर थी, फिर पता नहीं बिटिया कहाँ गई। श्याम जी ने किरण का मोबाइल चेक किया। उनका मैसेज उसने पढ़ लिया था। फिर भी किरण घर में नहीं रही। क्या होता जा रहा है उसे? पिछले कई महीनों से वे देख रहे हैं किरण में कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं। न वह उनके साथ उतना लाड करती, न उन्हें अपने मन की कोई बात ही बताती है, और न ही अब उनसे कुछ पूछती है। पिछली बार जब वे दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने कितना पूछा था, क्यों बेटे, तुम्हें कुछ मंगवाना है वहाँ से? तो बस केवल सिर हिलाकर उसने न कर दी थी और वहाँ से चली गई थी। पहले जब वे कहीं जाते थे तो कैसे उनके गले में बाहें डाल कर लटक जाती थी और मचल कर कहती थी, पापा जल्दी आ जाइएगा, इतने बड़े सूने घर में हमारा मन नहीं लगता। उनका भी कहाँ इस घर में मन लगता है। यह तो किरण ही है जिसके पीछे उन्होंने इतने बरस हंसते हंसते काट दिए हैं और अपनी पत्नी सुमन को भी भुला बैठे हैं। जब जब वे किरण को देखते हैं उन्हें हमेशा यही संदेह होता है, सुमन लौट आई है, और वे अपने अकेलेपन की खाई को किरण की प्यारी प्यारी बातों से पाट देते हैं। एक दिन किरण भी तो पूछ बैठी थी, पापा मेरी माँ बहुत सुंदर थी। हाँ बेटा, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल तेरी तरह। वे आपसे रूठती भी थी। हाँ बेटा, मेरी तरह। आज तुम्हें क्या हो गया है किरण? यह सब तुम्हें किसने बताया है? वे नाराज हो गए थे। 15 नंबर कोठी वाली सीलम चाची है ना, उन्होंने कहा था माँ बहुत अच्छी थी, आप उनकी बात नहीं मानते थे तो वे रूठ जाती थी। किरण बड़े भोलेपन से बोली थी, तू वहाँ मत जाया कर बेटी, अपने घर में क्यों नहीं खेलती? कितने खिलौने हैं तेरे पास? उन्होंने प्यार से समझाया था। वहाँ शरद है ना, वह मेरे साथ कैरम खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। यहाँ मेरे साथ कौन खेलेगा? आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। वह रुआंसी हो गई आई थी। वे उस छोटी सी बेटी को कैसे मनाते कि उसकी माँ उससे
क्यों रूठ जाती थी। वे तो आज तक अपने को कोसते हैं कि सुमन की वे कोई भी इच्छा पूरी न कर सके। कितनी स्वाभिमानी थी वह। इतनी बड़ी जायदाद की भी उसकी नज़र में कोई कीमत न थी। हमेशा यही कहती थी कि वह सुख भी किस काम का, जिससे हमेशा यह एहसास होता रहे यह हमारा अपना नहीं, किसी का दिया हुआ है। यह जो आज इतना बड़ा राजपाट है, यह सब उन्हें सुमन की बदौलत ही तो मिला था। लेकिन सुमन ने कभी इस राजपाट को प्यार नहीं किया। न जाने श्याम जी को क्या हो गया था। इतनी बड़ी कोठी, कार, नौकर चाकर, पैसा देखते ही चौंधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके दामन में इतनी दौलत आ जाएगी कि जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर बुद्धि के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा कारोबार था सुमन के पिताजी का। कितने ही लोग उनके दफ्तर में काम करते थे। श्याम जी भी वहीं काम करते थे। वे बहुत ही स्मार्ट, होनहार और ईमानदार व्यक्ति थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सुमन के पिता का मन जीत लिया था। श्याम जी से उसकी कोई बात छिपी नहीं थी और श्याम जी भी उनकी बात को कभी अपनी बात समझकर न जाने पेट के किस कोने में रख लेते थे, जिससे कोई जान तक नहीं पाता था। सुमन की माँ ने ही एक दिन पति को सुझाव दिया था, क्योंकि तुम तो दिन रात श्याम जी की प्रशंसा करते हो। अगर हम अपनी सुमन की शादी उनसे कर देते तो कैसा रहेगा। गरीब घर का लड़का है, अपने घर रह जाएगा। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा कारोबार भी संभाल ले और हमारी बेटी भी अपने पास रह जाए। सुमन के पिता ने बात का समर्थन किया था। मेरी चिंता दूर हुई। ले दे कर एक ही तो औलाद है, वही आंखों से दूर हो जाए तो यह ताम झाम किस काम का। लड़का हीरा है, हीरा, चरित्रवान, स्मार्ट, मेहनती, ईमानदार। यह समझकर लो, चिराग ले कर ढूंढने से भी ऐसा लड़का हमें नहीं मिलेगा। तो बात पक्की कर लो, यह जरूर जतला देना। घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। उसे मंजूर हो तो बस चट मंगनी पट ब्याह वाली बात कर ही डालो। सुमन की माँ ने पुलकित होकर कहा था। बात पक्की हो गई थी। बड़ी धूमधाम से सुमन और श्याम जी की शादी हुई थी। श्याम जी के पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। पहले तो दफ्तर में काम करने वाले सभी साथियों से ईर्ष्या की थी, लेकिन धीरे धीरे वे सब के लिए छोटे मालिक हो गए थे। सुमन के पिता तो जैसे उन्हें पाकर पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे। धीरे धीरे सारा कारोबार ही उन्होंने श्याम जी को सौंप दिया था। सुमन भी उन जैसा पति पाकर गर्व से फूली उठी थी और मन ही मन उसने अपने माता पिता की बुद्धि को सराहा भी था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था, लेकिन बाद में सुमन महसूस करने लगी थी जैसे पिता ने दामाद नहीं गुलाम खरीदा हो। श्याम जी सोए हों या उससे प्रेम लाप कर रहे हों, बस पिताजी का एक बुलावा आया नहीं कि वे उठकर चल देते। ऐसे में सुमन प्यार से उन्हें समझाती और कहती, पिताजी से कह क्यों नहीं देते कि वक्त बेवक्त न बुलाया करें। अरे भाई, काम होता है तभी तो बुलाते हैं, और काम कोई वक्त देख कर तो नहीं आता। श्याम जी भी प्यार से जवाब देते। पहले भी तो वे स्वयं काम संभालते थे, अब क्यों नहीं संभालते। सुमन उखड़ जाती। इसीलिए तो उन्होंने तुम जैसी पत्नी का मुझे पति बना दिया है, ताकि मैं उनका बोझ हल्का करूं। श्याम जी हंसकर टाल देते। फिर उन्हें बेटी
देने की क्या जरूरत थी? बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें रुपयों से खरीदा भी जा सकता था। तुम नहीं बोल सकते तो मैं पिताजी से कहूँगी कि आप साथ साथ काम करने के लिए कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। सुमन नाराज हो जाती। तुम तो बहुत भावुक हो सुमन। जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने घर का आदमी काम कर सकता है, कोई दूसरा करेगा क्या? वे तर्क देते। यह क्यों नहीं कहते हो कि तुम बिक गए हो? तुम्हें पत्नी की नहीं, सिर्फ दौलत की जरूरत थी। और सुमन फपक कर रो पड़ी थी। श्याम जी कितने ही प्यार से क्यों न समझाते, लेकिन सुमन को यह कतई पसंद नहीं था कि वे घर दामाद बनकर रहें। वह हमेशा यही कहती थी, घर दामाद तो पालतू कुत्तों की तरह होता है, जो टुकड़े खाकर दिन रात वफादारी करता है। तुम क्यों नहीं अलग मकान ले लेते? तुम जैसे भी रखोगे मैं उसी तरह रहूंगी। तुमसे कभी गिला नहीं करूंगी। मुझे यह तो एहसास रहेगा मेरा अपना घर है, तुम मेरे हो। यहाँ तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पिताजी की दया पर पल रहे हैं। और तुम भी सोचते होगे कि यदि मैंने कहीं विद्रोह किया तो पिताजी रोजी ही न छीन लें। न जाने तुम क्यों गलत ढंग से सोचने लगी हो। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। सुमन, तुम पहले भी तो इस घर में रहती थी, तब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती थी? तब मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की हमेशा अपनी नई दुनिया बसाने के सपने देखती है। एक ऐसे पति का सपना जो उसे घर देगा, उसके सुख दुख का भागीदार होगा और वह उसके हर सुख दुख की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेगी। बताओ, क्या दिया तुमने मुझे अपनी ओर से? बाकी सब छोड़ भी दें तो प्यार और विश्वास तुम नहीं दे सके। जिस समय भी मेरे पास होते हो, तुम्हें यही ख्याल रहता है कि पिताजी के कहे काम सब पूरे हो गए कि नहीं। कहीं वे यह न सोचे शादी होते ही लापरवाह हो गया। इसी तरह तकरार और प्यार में वर्ष छलांगे लगाते निकल रहे थे। सुमन की गोद में किरण भी आ गई थी। किरण को पाकर सुमन काफी हद तक सहज हो गई थी। उन्होंने सोचा था सुमन किरण को पाकर तनाव से शायद मुक्त हो गई है, लेकिन यह उनकी भूल थी। किरण जैसे जैसे बड़ी होती गई, सुमन की खामोशी बढ़ती गई। वह हमेशा देखती किरण की हर जरूरत पिताजी पूरी करते हैं। उसका भविष्य कैसे संवरना है यह भी पिताजी सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसके लिए सोचा था। श्याम जी ने तो एक दिन भी यह महसूस नहीं किया कि बाप का अपनी संतान के लिए क्या कर्तव्य होता है। सुमन की जरूरत पिताजी आकर पूछते। श्याम जी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। बस उन्हें यही संतोष था कि पिताजी के होते उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, या पिताजी उन पर कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने उनका व्यापार और बढ़ा दिया था। सुमन की हर बात चिकने घड़े पर पड़े पानी की तरह उनके ऊपर से फिसल जाती थी। एक दिन बेहद गुस्से में सुमन ने कहा था, इन सुखों की खातिर तुमने अपने आप को बेच दिया है। अपनी आज़ादी, अपने आदर्शों तक को दांव पर लगा दिया है। तुम सुखी रहो, इसीलिए तो यह सब किया है मैंने, वरना मैं अकेला तो 2 रोटी और 2 कपड़े में ही प्रसन्न था। यदि तुम्हारी खुशी के लिए स्वयं मुझे भी बिकना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुमन, श्याम जी ने हंसकर बात टालनी चाहिए थी। मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो। तुम जानते हो इन पैसे की दुनिया से मुझे कभी प्यार नहीं रहा। जहाँ आदमी आज़ादी से अपनी कोई इच्छा ही पूरी न कर सके, जहाँ आगे पीछे नौकरों की फौज खड़ी हो। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज मुझे
अलग ले जाओ ताकि मैं अपना छोटा सा संसार बसा सकूं और सोच सकूं। यह घर मेरा है, जहां सुकून हो, जहां तुम हो, हमारी बच्ची हो और मैं हूँ। और सुमन रो पड़ी थी। ठीक है सुमन, मैं वचन देता हूँ, हम उसी तरह रहेंगे जैसे तुम चाहती हो। मैं पिताजी से जरूर बात करूँगा। उन्होंने सुमन को प्यार से थपथपा दिया था। जब सुमन ने देखा कि यह तकरार भी चिकने घड़े की बूंद बन गई है तो वह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। शायद उसने जो है सो ठीक है समझकर ही संतोष कर लिया था। दूसरे बच्चे के समय सुमन की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों भीड़ भी उसे नहीं बचा सकी थी। तब यही श्याम जी किरण को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने मन ही मन सुमन से कितनी बार माफ़ी मांगी थी और वादा किया था, तुम्हारी किरण की मैं हर इच्छा पूरी करूँगा। मैं स्वयं उसका ख्याल रखूँगा, उसे माँ बनकर पालूँगा। कितना स्नेह और ममत्व उन्होंने बेटी को दिया था। उसके उठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान वे खुद रखते थे। बाहर जाना भी कितना कम कर दिया था। लेकिन कभी कभी जब किरण उन्हें टकटकी लगाए देखने लगती थी तो न जाने वे सिर क्यों सिहर उठते थे। उन्हें महसूस होता था वे निगाहें किरण की नहीं सुमन की है, जो उनसे कुछ कहना चाह रही है। तो वे घबरा कर यह पूछ बैठते, कुछ कहना है बेटी? कुछ नहीं पापा। जब किरण कहती तो उनकी सांस की गति ठीक होती। समय के साथ किरण बड़ी हुई। सुमन के माता पिता का साथ छूटा। सारा कारोबार फिर एक साथ श्याम जी पर आज पड़ा। यह वही जिम्मेदारी थी जो किसी को दी नहीं जा सकती थी। और फिर धीरे धीरे वे पहले की तरह व्यस्तता के बीच खोने लगे थे। एक दिन जब वे काफी रात गए घर लौटे थे तो यह देखकर हैरान हो गए थे कि जल्दी सो जाने वाली किरण आज बालकनी में खड़ी उनका इंतजार कर रही है। वे हैरानी से बोले थे, सोई तो नहीं? आप जल्दी क्यों नहीं आते? अकेले मेरा मन नहीं लगता। किरण गुस्से में थी। मेरा बहुत काम होता है इसीलिए देर हो जाती है। आज कोई पहली बार तो मैं देर से नहीं आया, उन्होंने प्यार से समझाया था। इतनी रात तक किसी का काम नहीं होता। आप झूठ बोलते हैं। पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं, इसीलिए आपको देर हो जाती है। किरण, वे नाराज हो गए थे। डांटिए मत, मैं कॉलेज से देर से आऊंगी तब आपको अच्छा लगेगा। वह भी सख्ती से बोली थी, मैं कह देती हूँ अब आप देर से आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वह पैर पटकती हुई चली गई। वे हैरान से खड़े देखते रह गए थे। सुमन और किरण में कितना साम्य है। वह अगर हवा का तेज झोंका थी तो यह सब कुछ हिला देने वाली तेज आंधी। कुछ दिन तक तो वे समय पर घर पहुंचते रहे थे, लेकिन क्रम टूटते ही घर में तूफान आ जाता था। एक बार तो किरण ने हद कर दी थी। महाराज के बार बार खाने के लिए बुलाने पर उसने खाने की मेज ही पलट कर रख दी थी और चिल्ला कर कहा था, मैं सीलम चाची के यहाँ जा रही हूँ, डॉक्टर साहब के साथ शतरंज खेलूंगी। पिताजी से कह देना जिस समय मेरा मन होगा मैं वापस आऊँगी। मुझे वहाँ लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह दंदनाती हुई चली गई थी। जब श्याम जी को पता चला तो वे
कर भी उसे लेने नहीं जा सके थे। उन्हें डर था, जिद्दी लड़की है, वहीं कोई नाटक न शुरू कर दे। 12 बजे के करीब डॉक्टर साहब का बेटा महेश उसे छोड़ने आया था, तो वह बिना उन्हें देखे अपने कमरे में चली गई थी। पीछे पीछे भारी कदमों से उन्हें उसके कमरे में जाना पड़ा था। खाना नहीं खाओगी बेटी? मैंने खा लिया है, वह लापरवाही से बोली थी। तुम डॉक्टर साहब के यहाँ रात को क्यों गई थी? उन्होंने सख्ती से पूछा था। आप भी तो वहाँ जाते हैं, वे भी हमारे घर आते हैं। वह भी सख्त हो गई थी। वे मेरे मित्र हैं बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम अब बड़ी हो गई हो। रात को अकेले तुम्हें आगे वे बात पूरी नहीं कर सके थे। मैं वहाँ जरूर जाऊँगी। महेश मुझे घुमाने ले जाता है, मेरा ख्याल रखता है, वह भी मेरा दोस्त है। जब आपको फुर्सत नहीं मिलती तो मैं अकेली क्या करूं? इतना सुनते ही उनका सिर चकराने लग गया था। इन बातों का तो उन्हें पता ही नहीं था। वे तो अपने काम में ही इतने व्यस्त रहते थे कि बाहर क्या हो रहा है कुछ जानते ही न थे। डॉक्टर साहब जरूर उन्हें कभी कभी खींचकर पार्टियों में या क्लब में ले जाते थे। फिर उन्हें यह भी जानकारी मिलती कि किरण हमेशा महेश के साथ फिल्म देखने भी जाती है, तो वे बड़े परेशान हो गए थे। पहले तो उन्हें किरण पर गुस्सा आया था कि कभी मुझसे पूछती तक नहीं, लेकिन फिर वे स्वयं पर ही नाराज हो उठे। उन्होंने ही बेटी से तब कुछ जानना चाहा था। किरण कुछ और सयानी हो गई थी। उन्होंने भी सोचा था महेश अच्छा लड़का है, अगर किरण उसे पसंद करती है तो वे उसकी इस खुशी को पूरा करेंगे। किरण के सिवा उनका है ही कौन? यह घर, यह कारोबार किसी को तो संभालना ही है। फिर महेश तो बड़ा ही प्यारा लड़का है। और वे निश्चिंत हो गए थे। अब वे किरण से हमेशा महेश के बारे में पूछा करते थे। वे यह भी देख रहे थे कि किरण धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। एक दिन बातों बातों में किरण ने कहा था, पिताजी आप क्यों नहीं किसी को अपने विश्वास में ले लेते? उसे सारा काम समझा दीजिए तो आपका कुछ बोझ तो हल्का ही हो जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था। पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, फिर कारोबार का बोझ भी अपने ऊपर से उतार फेंकूं। अब मैं भी बहुत थक गया हूँ बेटी। आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों नहीं बना लेते? उसने जितना भी लाभ हो गरीबों की सहायता में लगा दीजिए जाए। गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा दीजिए, एक स्कूल खुलवा दीजिए। इतने पैसों का आप क्या करेंगे बेटी? अपना हक क्यों बांट देना चाहती हो? वे हैरानी से बोले थे। मैं भी इतना पैसा क्या करूंगी? आदमी की ज़रूरतें तो सीमित होती हैं और उसी से उसे खुशी होती है। इतना पैसा किस काम का जो किसी दूसरे के काम न आ सके, बैंकों में पड़ा पड़ा सड़ता रहे। सब बांट दीजिए पापा। कैसी बातें करती हो? मैंने सारी जिंदगी इसीलिए खून पसीना एक किया है कि मैं काम कर लोगों में बांटता फिरूं। तुम नहीं जानती मैंने इसी व्यापार को बढ़ाने की खातिर क्या कुछ खोया है। मुझे सब पता है पापा, इसीलिए तो कहती हूँ आप समेटते फिर कुछ न खो बैठे। एक बार बांट कर तो देखिए, आपको कितना सुख मिलता है। जो खुशी दूसरों के लिए कुछ करके हासिल होती है वह खुद के लिए समेट कर नहीं होती। यह तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर चाचा भी तो यही करते हैं पापा। देखिए न, वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं, बस जितने की ज़रूरत होती है मैं रख लेता हूँ, बाकी दूसरों को दे देता हूँ।
ताकि मेरे साथ साथ दूसरों का भी काम चलता रहे। वे बेटी का मुंह देखते रह गए। अच्छा हुआ किरण ने बात खोल दी, नहीं तो वे कितनी बड़ी गलती कर बैठते। नहीं नहीं, उन्हें तो ऐसा लड़का चाहिए जो व्यापार को संभाल सके। वे इस तरह अपनी दौलत को कभी नहीं लुटाएंगे। और उन्होंने निश्चित किया था वे अपनी तरफ से तलाश शुरू कर देंगे। यह काम जल्दी ही करना होगा। जल्दी काम करने का नतीजा भी किरण की नज़रों में छिपा नहीं रहा। श्याम जी के ऑफिस की टेबल पर उसने जब कई लड़कों के फोटो देखे तो वह सब कुछ समझ गई थी। उसी दिन वे दिल्ली जाने वाले थे। किरण ने सब कुछ देखने के बाद केवल इतना ही कहा था, पापा आप अब इतनी जल्दी न करें तो अच्छा है। तुम्हें मेरे कोई फैसला हो सकता है? उसने दृढ़ता से कहा था, मुझे तुम्हारे फैसले पर आपत्ति नहीं बेटी। महेश मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी भी तो कुछ खुशियां हैं, कुछ इच्छाएं हैं। तुम जानती हो, महेश को शादी के बाद आप पहले दिल्ली हो आइए, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। उसने उनकी बात काट दी थी। वे निश्चिंत होकर चले गए थे और आज वापस आए थे, लेकिन दरवाजे पर इंतजार करती किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी। वे तेज से उनके कमरे में गए। शायद उसने कोई मैसेज छोड़ा हो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित था। तभी नौकर ने आकर धीरे से कहा, किरण बिटिया आ गई हैं। किरण जब उनके सामने आकर खड़ी हुई थी तो वे उसे पलक देखते रह गए थे। इन 6 दिनों में किरण को क्या हो गया है? लगता है जैसे इतने दिनों तक सोई ही। महेश के यहाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बुलवा भेजा था। माँ? कौन माँ? वे हैरान थे। घर छोड़कर पति के घर जाने के लिए आतुर हो जाती है। इसी में उसे जिंदगी का सुख मिलता है। माँ बाप की भी तो यही खुशी होती है कि लड़की अपने घर में सुखी रहे। आप महेश को भी बचपन से जानते हैं। आप भी अपना फैसला बदल डालिए, इसी में मेरी खुशी है और आपका सुख। और वह जाने को तैयार हो गई। रुक जाओ बेटी, मुझे दोबारा तुम्हारा फैसला मंजूर है। तुमने तो एक साथ मेरे 2 बोझ हल्के कर दिए, बेटी का बोझ और धन का बोझ। इसे भी अपनी मर्जी से ठिकाने लगा देना बेटी, जिससे कईयों को खुशियाँ मिलती रहें। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई थी। पापा, वह भागकर मुद्दत से अपने पापा के हृदय से लग कर रो पड़ी थी। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।